हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन। कहते प्रोडक्ट्स ह्यूमन बींग्स की तरह ही उनका भी एक सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम लाइफ का होता है, ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट्स पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। जिस टाइम पीरियड में अपनी लाइफ के वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होकर जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट का अपना लाइफ स्पैन होता है। अब है मीनिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। कहते प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या शो करता है? एक प्रोडक्ट की स्टेजेस जिसमें वो गोज़ थ्रू फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू द एंड इन द मार्केट, जिसमें वो मार्केट के बिगनिंग से एंड तक डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास होकर जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसको दिखाती है। लाइक ह्यूमन बींग्स की तरह ही प्रोडक्ट्स के भी अपनी चाइल्डहुड स्टेज, एडोलिसेंस एज, यूथ एंड ओल्ड एज आती है। तो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्या है? एक प्रोडक्ट एजिंग प्रोसेस, जिसमें एक प्रोडक्ट की एजेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज सिंपली अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? सिंपल एक जस्ट ग्राफिक प्रेजेंटेशन है जो क्या शो करती है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है उसकी वॉल्यूम को ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिखाता है। अब जो वो सेल हुई है फ्रॉम द स्टेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन टू द मार्केट टू द टाइम ऑफ इट्स विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में जब वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट से निकल नहीं गया, उसके दौरान जितनी भी प्रोडक्ट की सेल हुई है उसकी वॉल्यूम की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बाद हम एक डेफिनेशन देंगे फिलिप कॉटलर की। उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ एन अटैम्प्ट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक वो अटैम्प्ट है जो क्यों किया जाता है? ताकि हम रिकॉग्नाइज कर सके अलग अलग स्टेजेस प्रोडक्ट की हिस्ट्री की, कि किस स्टेज पे कितनी सेल हुई है वो सबको हम देख पाएँ, रिकॉग्नाइज कर पाएँ। इसलिए क्या है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मैंने इसका एक ये बनाया था डायग्राम। तो हमने एक्स एक्सिस पे शो किया हुआ है टाइम और वाई एक्सिस पे क्या शो किया हुआ है हमने? सेल्स और प्रॉफिट्स। तो हमने क्या दिखाया कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? इंट्रोड्यूस मार्केट में। जब इंट्रोड्यूस हुआ फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुई। फिर एक टाइम आ गया कि हमारा प्रोडक्ट मैच्योर हो गया। फिर एक टाइम ये भी आया हमारे पॉइंट का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, फिर वो क्या हो गया? डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो ये क्या है? सेल्स लाइन है। अब सेल्स के साथ ही हमने अपनी प्रॉफिट कर्व दिखा दी। अब पहले सेल बहुत थोड़ी थी तो प्रॉफिट भी बहुत कम हुए। जब थोड़ा सा ग्रो किया तो प्रॉफिट भी थोड़े ग्रो करने शुरू हुए। मैच्योरिटी में आके फिर थोड़े से प्रॉफिट बढ़े, फिर से डिक्रीज़ होने शुरू हो गई। फिर सैचुरेशन में तो निकल ही गए, फिर डिक्लाइन में तो जमा ही हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? एक तरीके से निकल ही गया मार्केट से। तो ये है, अब हम ये चारों स्टेजेस हैं जो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन और डिक्लाइन, 5 स्टेजेस, ये सारी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो अब आती हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कितनी है हमारे पास? टोटल 5। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। सबसे पहले फर्स्ट आती है हमारे पास इंट्रोडक्शन वाली स्टेज। ये क्या है? इट इज़ द फर्स्ट एंड पियोनियर स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेज है। द प्रोडक्ट इज़ न्यू। इस स्टेज में जो आपका प्रोडक्ट है वो नया होता है एंड डिस्टिंक्टिव इन दिस स्टेज। और इस स्टेज में ही आप अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा पाओगे दूसरों के प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि वो नया है। प्रोडक्ट इज़ पुट इन द मार्केट। प्रोडक्ट को हम मार्केट में लाते हैं विद फुल स्केल प्रोडक्शन, जिसकी हमने बहुत सारी प्रोडक्शन करके ऑलरेडी रखी होती है, एंड मार्केटिंग प्रोग्राम। तो इस स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज़ न्यू इन द मार्केट। जो आपका प्रोडक्ट है वो मार्केट में नया होगा। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, एडवर्टाइजमेंट देने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट्स के। क्यों? क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट को अभी नहीं जानते। आपकी सेल्स अभी लो होंगी क्योंकि प्रोडक्ट इतना मार्केट में नहीं गया और आप प्राइजेस को हाई रखोगे। प्रॉफिट्स में भी ज़ीरो और नेगेटिव।
प्रॉफिट्स या तो आपको होंगे ही नहीं, और कई बार ये भी हो सकता है आपको प्रॉफिट कमाने का मौका ही ना मिले। आपने जितने का ख़रीदा उससे भी कम का आप लोगों को बेच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अभी अपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बनाया मार्केट में। मोर रिस्की एंड एक्सपेंसिव स्टेज। अब ये रिस्की भी है और एक्सपेंसिव भी होते हैं। इसमें आपको क्या पता, क्या गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में मार्केट शेयर को कैप्चर कर पाएगा कि नहीं। हाई चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर इन द मार्केट। अब कितने न्यू प्रोडक्ट्स हैं, सारे तो नहीं चलते, तो कितने चांसेस है कि मार्केट में आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है। तो बिजनेस फर्म में यूजेस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज रिलेटिंग टू द प्राइस एंड प्रमोशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट में नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस प्रमोशन रिलेटेड जो बिजनेस है वो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को यूज़ करता है। जैसे सबसे पहली स्ट्रेटेजी कौन सी है, कहते कस्टमर्स आर अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। कस्टमर्स को नहीं पता जो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, तो इट इज़ फेवरेबल फॉर द कंपनी। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि वो हाई प्राइस चार्ज कर सकती है। क्यों? पहली बात तो वो प्रोडक्ट नया है, किसी ने बनाया ही नहीं है। दूसरी बात, और उसके प्रोडक्ट का प्राइस भी अभी आपने रखा ही नहीं है, तो आप जितना सबसे पहले सेट करोगे तो वही रहेगा। तो ये कंपनी के लिए फेवरेबल है कि कंपनी हाई प्राइस अपने प्रोडक्ट का सेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रमोशन क्रिएट्स अ डिज़ायर अमंग पीपल टू बाय द प्रोडक्ट एट एनी प्राइस। अगर हम बड़ी अच्छी सी प्रमोशन करते हैं तो लोग भी वो प्रोडक्ट को किसी भी प्राइस पे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये थी फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब है सेकंड स्ट्रेटेजी। कहते सेकंड में क्या है, ये स्ट्रेटेजी काम करती है सिर्फ स्मॉल स्केल मार्केट हो अगर आपकी, जहाँ पे पीपल प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हों, कोई भी कंपटीशन ज़्यादा ना हो, और वो वही प्राइस पे करने के लिए रेडी होंगे जो आप उनको चार्ज करोगे उनसे। थर्ड स्ट्रेटेजी है, ये लार्ज मार्केट के केस में होती है जहाँ पे लोगों को सारों को पता है, ग्रेट अवेयरनेस है, कंपटीशन भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ है। इट प्रोवाइड्स अ बिग स्कोप टू द रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी। अब ये रैपिड पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या होती है, जहाँ पे लोग या कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े सेट करती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ वो अपने कस्टमर जोड़ रही होती है तब। तो ये रैपिड पेनिट्रेशन की सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो सेट कर दें, कस्टमर्स का भरोसा जीतें, कस्टमर हमारे लिए लॉयल हों, तो फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को हम बढ़ा देंगे। इंट्रोडक्शन स्टेज की लास्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, ये जो स्ट्रेटेजी है ये यूज़ होती है लार्ज मार्केट्स में, जहाँ पे लोगों को सफिशेंट अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन पता होती है प्रोडक्ट या जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसके बारे में। लोग अपने प्राइजेस को लो रखते हैं। क्यों? क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा तब हो गया होता है। एग्जाम्पल जैसे क्या देंगे हम, इंट्रोडक्शन स्टेज की कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, जैसे एक न्यूली मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ, तो वो इंट्रोडक्शन स्टेज की क्या हो गई, एग्जाम्पल। अब इंट्रोडक्शन स्टेज के गोल्स क्या हैं, हमने प्रोडक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो और हम फर्स्ट बायर्स को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करें। फिर आती है सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ द ग्रोथ स्टेज। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट आपका जो इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में सबको पता लग गया है, अब वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है प्रोडक्ट, है ना। कहते हैं एट दिस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट इज़ एक्सेप्टेड बाय बायर्स एंड ट्रेडर्स। अब आपका प्रोडक्ट बायर्स और ट्रेडर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा, या फिर जो बायर्स हैं कस्टमर्स उनके द्वारा आपका प्रोडक्ट वाइडली एक्सेप्टेड हो चुका है। प्रोडक्ट अटेन्स अ कंसिडरेशन एंड वाइड स्प्रेड अप्रूवल इन द मार्केट। आपके प्रोडक्ट ने अब मार्केट में वाइड स्प्रेड में सभी कहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अप्रूवल ले रही है मार्केट में, और कंसिडरेशन भी, और आपकी जो सेल्स हैं अब वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज, और प्रॉफिट्स हैं वो भी धीरे धीरे आपके बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अब मार्केट में ग्रो कर रहा है। अब इस स्टेज में पीपल स्टार्ट लाइकिंग द प्रोडक्ट, जो लोग हैं उन्होंने प्रोडक्ट को लाइक करना शुरू कर दिया, सेल्स एंड प्रॉफिट्स बढ़ गए, कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा बढ़ गए, मार्केट में आ गए, क्योंकि अब देखा लोगों ने कि ये प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा डिमांड में है, तो लोगों ने वो प्रोडक्ट बनाने ज़्यादा शुरू कर दिए। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गए, आपके होलसेलर, रिटेलर या कोई भी और। अब इसके स्ट्रेटेजीज़ क्या हैं,
कहते प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। अब जब आपका प्रोडक्ट ग्रो करने लग गया, कस्टमर्स ने लेना शुरू कर दिया, तो आप अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट्स लाते हो, चाहे उसकी क्वालिटी को बदल देते हो, उसके फीचर्स को, शेप साइज़ को, ताकि लोग अट्रैक्ट हों। न्यू मॉडल्स ऑफ सेम प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। आप सेम प्रोडक्ट के नए मॉडल्स को ले आते हो। आप ब्रांड बेस्ड प्रमोशंस करने लग जाते हो ताकि आपका ब्रांड ज़्यादातर बढ़े, है ना, ज़्यादा लॉयल हो कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ। और जो फर्म्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो अपने प्राइस को लो भी कर देते हैं, पर किन के केस में? प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स जो प्राइस ज़्यादा देना नहीं अफोर्ड कर पाते। अब एग्जाम्पल ग्रोथ स्टेज का क्या है? कहते न्यू फैशन ब्रांड बिकमिंग पॉपुलर। अब नया सा कोई फैशन आया है और वो भी ब्रांड का, तो लोगों में वो पॉपुलर हो ही जाता है, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ग्रोथ स्टेज के गोल्स क्या लिखोगे? मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाता है, आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो इसलिए, और ज़्यादा से कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना होता है इसलिए। अब है मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या है? अब ये वो स्टेज है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट पूरा मैच्योर हो चुका, मार्केट में सब लोगों को पता है। आप कोई खर्चा करो कोई फ़ायदा नहीं, कोई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट करो, बियर करो, कोई और एक्सपेंसेस दो, कुछ भी करो, कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉन अबाउट। कहते हैं अब इस स्टेज में सेल्स आर इंक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली, सेल्स आपकी बढ़ेंगी बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। बढ़ेंगी ज़रूर बट डिक्रीजिंग रेट पे, जितनी पहले उतनी नहीं बढ़ रही थी आपकी स्टेज। अब कहते द प्रॉफिट स्टार्ट रिड्यूसिंग। इस स्टेज में आपके प्रॉफिट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। क्यों प्रॉफिट्स कम होंगे? क्योंकि आपको मार्केटिंग में खर्चा बड़ा करना पड़ रहा है और आपके प्रोडक्ट के प्राइस हैं जो वो भी गिरने शुरू हो गए, और एडिशनल खर्चे कर देते हो आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई चेंज करने में, उसको इम्प्रूव करने में। तो ये जो एडिशनल मार्केटिंग करते हैं, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चाहिए होती हैं। क्यों? ताकि प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो और हम कंपटीशन को फेस कर पाएँ। बट ये सारे एडिशनल खर्चे से हमारे प्रोडक्ट का जो है प्राइस वगैरह वो तो गिरता ही गिरता, अगर ना भी गिरे हमें प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज में ओवरऑल मार्केटिंग इन इफेक्टिवनेस इज़ कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट के बारे में सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता लग ही चुका है। मैच्योरिटी स्टेज में आप खर्चे करो तो कोई इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो ये सारा मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, क्या आप अपने प्रोडक्ट को कितना और अच्छा दिखा पाते हो, या वो चीज़। अब कहते इस स्टेज में प्रोडक्ट बिकम्स कॉमन। प्रोडक्ट है अब वो कॉमन हो चुका, न्यू नहीं रहा, और वाइडली अवेलेबल। सारे कहाँ पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो चुका। सेल्स आर एट पीक। सेल्स अपनी पूरी पीक स्टेज पे होती हैं, बट ग्रोथ है जो अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है, इसलिए कंपनी डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं और न्यू फीचर्स में प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट करती हैं। अब है इसकी स्ट्रेटजीज 2 हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मार्केट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस। न्यू मार्केट्स की डेवलपमेंट में क्या कहते हैं? कहते फर्म्स कैन एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। जो आपकी फर्म्स हैं वो न्यू मार्केट्स में एंटर होती हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही, जहाँ पे प्रोडक्ट आपका यूटिलाइज हो ही नहीं रहा। एंड इट इज़ डन बाई इस्टेब्लिशिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स। अब आपका प्रोडक्ट जहाँ पे यूटिलाइज हो ही नहीं रहा एग्जिस्टिंग, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे ना जाके न्यू मार्केट्स में एंटर करोगे, तो इसलिए न्यू मार्केट्स की डेवलपमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये मैच्योरिटी स्टेज है। अब जिन लोगों ने प्रोडक्ट ख़रीदना था वो तो अवेयर हैं प्रोडक्ट के बारे में और उन्होंने ख़रीद भी लिया। तो जहाँ पे प्रोडक्ट आपका नहीं बिक रहा तो आप वहाँ छोड़ के न्यू मार्केट में एंटर करोगे, इसलिए आपको न्यू मार्केट सेगमेंट्स को बनाना पड़ेगा। अब है डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस। न्यू यूजेस की डेवलपमेंट कहते हैं जो नॉन यूज़र्स हैं उनको यूज़र्स में कन्वर्ट करो। मतलब जो लोग आपके प्रोडक्ट ख़रीद ही नहीं रहे, जो लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे, उनको यूज़र्स में बदलो। और वो कैसे करोगे आप? तभी हमने पढ़ा था ना इसमें कि मार्केटिंग इफेक्टिवनेस इज़ कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो यही है कि आप मार्केटिंग इतनी इफेक्टिवनेस से करो, इतना अच्छा आपके अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर दो कि सारे लोग जो नहीं भी
खरीदते थे वो भी खरीदना शुरू करें। प्रोडक्ट को मॉडिफाई करो, चेंज करो, उसकी क्वालिटी फीचर्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। आपकी जो मार्केटिंग मिक्स बनाई गई है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मिक्स, उसको थोड़ा सा चेंज करो। एग्जाम्पल क्या है मैच्योरिटी स्टेज की, जिसमें सबको पता है, जैसे टूथपेस्ट और शैम्पू ब्रांड्स कोलगेट, डव, अब इसकी ऐड देने की तो ज़रूरत है नहीं, जो इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं वो तो खरीदेंगे ही, तो मैच्योर्ड प्रोडक्ट है यहाँ पे। अब इसके गोल्स क्या है, कस्टमर्स लॉयल्टी को मेंटेन करना और अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट्स के क्या दिखाना, डिफरेंट। अब है सेचुरेशन स्टेज। अब सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, सेचुरेशन मीन्स द मार्केट इज़ फुली विद द प्रोडक्ट, कि अब मार्केट प्रोडक्ट के साथ पूरी भरी हुई है, एंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर हु नीड्स इट ऑलरेडी हैज़ इट, और ऑलमोस्ट जहाँ पे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत है वहाँ पे वो प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मीन्स और नहीं आने की क्षमता, कैपेसिटी बची, जो जिसकी ज़रूरत जहाँ पे है वो ऑलरेडी वहाँ पे है। अब इस स्टेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सेल, आपकी सेल बढ़ेगी कम होगी वो डिपेंड करेगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई कितनी है। अगर लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की सेल नहीं बढ़ेगी। All the potential customers have the products and the firms only have replacement sale। अब saturation point वाला स्टेज ऐसा है जहाँ पे जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे, पोटेंशियल कस्टमर्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग और योर प्रोडक्ट, जो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनके पास वो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, और जो फर्म अगर सेल करेगी तो वो सिर्फ रिप्लेसमेंट सेल करेगी। रिप्लेसमेंट सेल मतलब अगर आपका प्रोडक्ट कहीं पे डिलीवर हुआ, वहाँ पे कोई डिफेक्ट निकल आया, तो आप अपने प्रोडक्ट को रीप्लेस करके दोबारा न्यू प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचाओगे। मींस सेचुरेशन में आप कोई भी न्यू सेल तो नहीं कर पाओगे अपने प्रोडक्ट की, ओनली रिप्लेसमेंट सेल्स आर देयर। अब इस स्टेज में प्रॉफिट्स आपके कम होंगे, कोई न्यू कस्टमर्स नहीं बनेंगे, जो इंटरेस्ट है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का धीरे धीरे वो भी गिरना शुरू हो जाएगा, सेल्स की ग्रो करना कम हो जाएगा, प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ वॉर आ जाएंगी, मींस कंपनी रिड्यूस कर देती हैं प्राइजेज़ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बट वो भी एक तरीके से लॉस की तरफ ही लेकर जाएगी आपकी कंपनी को। एग्जाम्पल, जैसे मार्केट कौन से ब्रांड के साथ पूरी भरी हुई है, जैसे लक्स, डव, सर्फ एक्सेल, टाइड्स। अब लास्ट स्टेज आता है आपका डिक्लाइन स्टेज। अब ये है जहाँ पे प्रोडक्ट आपका धीरे धीरे मार्केट से निकल ही जाता है। कहते हैं प्रोडक्ट एंटर्स द डिक्लाइन स्टेज एंड बिकम्स ऑब्सोलीट आफ्टर रीचिंग द सेचुरेशन पॉइंट। जब आपका प्रोडक्ट सेचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया, जहाँ पे कोई न्यू सेल हुई नहीं, उसके बाद प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में एंटर करता है, जहाँ पे वो दिखना ही बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब मार्केट से निकल ही गया। प्रोडक्ट ने अपनी यूनिकनेस को खो दिया और सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों के टर्म्स में ही वो एक तरीके से मर गया, क्योंकि सेल तो हुई नहीं सेचुरेशन पॉइंट में। अगर सेचुरेशन पॉइंट पे आपकी सेल ही नहीं हुई तो डिक्लाइन स्टेज में आपके प्रॉफिट्स कैसे आएंगे। तो सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों ही ख़त्म हो गए। कस्टमर्स अब आपके प्रोडक्ट को उतना नहीं खरीदते जितना वो पहले खरीदते थे। तो इस स्टेज में सेल्स कम होनी शुरू हो गई, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स आपके आ गए मार्केट में, जिसने आपके प्रोडक्ट को टेक ओवर कर लिया। कंपनी ने अब वो प्रोडक्ट को बनाना ही बंद कर दिया और उसको दोबारा से रीलॉन्च किया न्यू चेंजेस के साथ, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और ट्रेंड्स को एंटर कर दिया मार्केट में, जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। एग्जाम्पल, जैसे कोई भी प्रोडक्ट जो डिक्लाइन हो चुका, जैसे कहते ओल्ड कीपैड फ़ोन्स आफ्टर स्मार्टफोन्स के। अब स्मार्टफोन्स आने के बाद हम ओल्ड कीपैड फ़ोन्स को कहाँ ही यूज़ करते हैं, तो ये बोल दिया। फिर आते हैं गोल्स। गोल्स क्या है, कहते कॉस्ट कम हो गई है ना, डिसाइड टू इम्प्रूव और डिसकंटिन्यू। अब आप या तो ये डिसाइड करोगे कि हम इसको ही इम्प्रूव करें, न्यू सारा बदल दें, या फिर इसको बंद ही कर दें, हम नहीं चलाएंगे इसको। कंक्लूजन क्या, देखो अब ये हमने पढ़ लिए सारे हमारा जो भी था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पाँच स्टेज, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सेचुरेशन एंड डिक्लाइन। तो ये सारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बाद हम लास्ट में कंक्लूड करते हुए क्या लिखेंगे कि एट द एंड हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो हमारी हेल्प करता है क्या समझने में, कि एक प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिहेव करता है जब वो लॉन्च हुआ और जब वो ख़त्म हो गया मार्केट से, उसके दौरान उसका क्या बिहेव रहा। तो ये प्रोडक्ट 5 स्टेजेस के थ्रू होकर जाएगा, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, फिर आती है मैच्योरिटी, सेचुरेशन एंड डिक्लाइन। सो गाइज, आई होप आप सबको समझ आया होगा।